कि ये मरु प्रदेश का बीड़ा क्यों उठाया। मैंने पल्लू गांव के, मैं भारतीय जनता पार्टी में सैकड़ों पदों पर रहा। जब मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था तो मैं भैरव सिंह शेखावत साहब को लेकर के आया, और जब पल्लू के अंदर हमने रैली की और रैली के बाद जब खाना खाने लगे तो मैंने साहब से पूछा, भैरव सिंह जी से पूछा, मैं कहा साहब एक बताओ, हिंदुस्तान आजाद हुआ उसमें हरियाणा भी साथ हुआ, पंजाब भी हुआ, राजस्थान भी हुआ, हरियाणा और पंजाब के अंदर इतने विकास है, वहां पर हर चीज का विकास है, तो लेकिन हमारे क्यों नहीं है? 70 किलोमीटर दूर है फिर भी हमारे विकास नहीं है। तो भैरव सिंह शेखावत साहब ने कहा कि सिर्फ एक मात्र कारण है, ये प्रदेश बहुत बड़ा है। मैंने अटल बिहारी वाजपेयी को चिट्ठी लिखी जब 2001 और 2002 में और 3 में 3 राज्य बने, तब भैरव सिंह शेखावत साहब ने चिट्ठी लिखी कि इस राजस्थान का विकास कोई नहीं कर सकता जब तक एक प्रदेश रहेगा, जब इसके प्रदेश 2 बनेंगे तो इसका विकास होगा। और फिर भैरव सिंह जी ने मेरे को कहा कि अगर तू आंदोलन कर सकता है तो तेरी जिंदगी का ये सबसे बड़ा अच्छा काम होगा। और तब से लेकर साथियों मैं 2009 से लेकर अब तक इसी काम में लगा हूं। और मैं आपके सामने मैं वायदा करता हूं, अभी हमने यात्रा की बहुत, इस यात्रा से पहले हर गांव में गए। अभी भाजपा के एक नेता का कल परसों फोन आया कि गांव गांव के अंदर चर्चा है, तुम्हारे इतने 100 होल्डिंग लगे हुए हैं, इनके पैसे कौन देता है, गांव गांव में तुम्हारे प्रोग्राम हो रहे हैं, हमारी जन आक्रोश यात्रा से तुम्हारे फालतू भीड़ है। मैंने कहा ये तो एक ट्रेलर है, जब ऊंटों की यात्रा आएगी गांव गांव के अंदर अगर औरतें गीत गा करके हमारी यात्रा को ना बुलाएं, नौजवान साथी कफन का सिर पर फंदा ना बांधकर हमारी यात्रा में आगे ना हो, अगर बुजुर्ग हमारे साथ अपना आशीर्वाद लेकर अगले गांव तक ना चले, तो आप देखना कि कितना बड़ा हजूम है। क्योंकि हम क्रांतिकारी हैं, हम किसी पार्टी के नहीं हैं, हम किसी बिकाऊ नहीं है, ना दुनिया का कोई डॉलर खरीद सकता, ना दुनिया की कोई राइफल डरा सकती। अगर हम प्यार करते हैं तो इस हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, सिक्कर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, सिरोही, जालौर की धरती को प्यार करते हैं, इस मरुभूमि का विकास करना चाहते हैं, इस मरुभूमि को सम्मान दिलाना चाहते हैं। तो साथियों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अगर आप चाहते हो कि आपका विकास हो, आप चाहते हो कि यहाँ की बुढ़ापा पेंशन 2800 रुपए हरियाणा के मुकाबले में हो, तो मरु प्रदेश बनाना होगा। साथियों, हिंदुस्तान का तेल 27% मरु प्रदेश देता है, लेकिन हरियाणा और पंजाब से 10 रुपए महंगा मिलता है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर नहीं, दुनिया के अंदर जो चीज नहीं, हमारे पास गैस है, हमारे पास तेल है, हमारे पास जिप्सम है, हमारे पास लिग्नाइट है, हमारे पास लाइमस्टोन है, हमारे पास कोयला है, हमारे पास दुनिया की वो चीज जिससे परमाणु बम बनता है, यूरेनियम है। इतनी चीज होने के बाद सोने के कटोरे, सोने के भंडार पर हम भीख का कटोरा लेकर बैठे हैं। हमारा कोई गांव नहीं जिसके अंदर बच्चे नौकरी के लिए दूसरे प्रदेशों में नहीं गए हैं। गांव के गांव खाली हैं। 1100 किलोमीटर का बॉर्डर हमारा बिल्कुल सुनसान हो चुका है, क्योंकि बेरोजगारी की वजह से सारे लोग चले गए हैं। इसलिए साथियों, आप चाहते हो आपकी आवाज, गंगानगर की आवाज बीकानेर, जयपुर नहीं पहुंच सकती, यहाँ पर किसान की आवाज कभी जयपुर नहीं पहुंचती। इसलिए किसानों को यहाँ छाती में गोलियां खाकर इस राजस्थान की सरकार को बताना पड़ता है कि यहाँ का किसान क्या चाहता है। इसलिए साथियों, हम चाहते हैं छोटा प्रदेश। सरकार कहती है कि छोटा घर, छोटा परिवार, सुखी परिवार। सरकार चाहती है अब की बार हम संभाग छोटे करेंगे, सरकार कहती है जिले छोटे करेंगे, सरकार कहती है हम थाने छोटे करेंगे, सरकार कहती है हम पंचायत छोटी करेंगे। और हम सरकार को कहना चाहते हैं कि आप जो है हमारा प्रदेश छोटा कर दीजिए। हमारा प्रदेश जिस दिन छोटा होगा, हमारा मुकाबला पंजाब, हरियाणा नहीं, किसी प्रदेश से नहीं, हमारा मुकाबला दुबई से होगा। क्योंकि हमारी जितनी ताकत हमारे जैसा किसान नहीं, हमारा जो व्यापारी है, जहां नहीं पहुंची बैलगाड़ी वहां पहुंचा मारवाड़ी। हमने हिंदुस्तान का विकास किया है। हमारे जैसा जवान नहीं जो हिंदुस्तान के बॉर्डर पर -डिग्री के अंदर जब छाती में गोली खाकर शहीदी देता है तो
जहां तक मेरी समझ है, ये देश जब आजाद हुआ था तो इस देश में 1956 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग बना था और 50 से लेकर 56 तक सभी स्टेटों और रियासतों का जो इकट्ठा करके अलग अलग स्टेट बनाने की बातें चली थी, उस समय सिर्फ, यदि मैं गलत हूं, हालांकि मैंने बहुत स्टडी की है, तो 14 स्टेट और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। आज 2023 में 14 के 28 स्टेट हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चाहे हरियाणा बना हो, चाहे पंजाब बना हो, चाहे गुजरात बना हो, चाहे अरुणाचल हो, चाहे गोवा हो, चाहे झारखंड हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, जितने भी स्टेट बने हैं, ये 56 से लेकर 2014 तक अलग अलग स्टेट में अलग अलग स्टेट्स बने हैं। चूंकि लोकतंत्र में और हमारे संविधान में आर्टिकल 3 में यह लिखा गया है कि संसद को यह अधिकार मिले हुए हैं कि वो चर्चा के माध्यम से किसी भी स्टेट को बना सकती है, किसी भी स्टेट की सीमा को पुनर्निर्धारित कर सकती है। उसके अलग अलग मायने हैं। हम जिस स्टेट में हैं, वृहद राजस्थान, जो 30 मार्च 1949 को बनाया गया था, जिसको राजस्थान नाम दिया गया था, और 1956 में जब सारी रियासतों का एकीकरण करके और एक नया राजस्थान बनाया गया, तो उस समय यहां भी 26 जिले हुआ करते थे। अजमेर से लेकर प्रतापगढ़ तक जो 33 जिले बने हैं, वो भी सारे इसलिए बने कि इतना बड़ा स्टेट संभव नहीं है कि विकास की वो चीजें जो अन्य छोटे स्टेटों में हैं वो हो। और आज सुनने में आया कि 2023 में 8 फरवरी को जब विधानसभा का बजट पेश किया जाएगा, तो 7 जिले और 3 संभाग और बनाने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। जब इतनी चीजें इसलिए हो रही हैं कि छोटे जिले हों, छोटी विधानसभाएं हों, छोटी पंचायतें हों, छोटा परिवार का नारा दिया गया है, तो मेरे जैसा आदमी आपके बीच में इस बात को रख रहा है कि छोटे प्रदेश की इस इनकलाबी आवाज को आप बुलंद करने के लिए आदरणीय जयवीर जी गोदारा के साथ चलने का काम करेंगे। और जो नेता हमारी 83 विधानसभाओं से चुन के आते हैं, जो नेता हमारे इन 13 जिलों से हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं लोकसभा में, मैं आपके हजारों नौजवानों की उपस्थिति में और प्रेस के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि पार्टियों का चश्मा उतारो नेताजी, इस मोटे चश्मे को उतारो। और जब इस चश्मे को उतारोगे तो आप पाओगे आपका यह प्रदेश दुनिया के सबसे खूबसूरत प्रदेशों में एक होगा। देश के नहीं, दुनिया की बात कर रहा हूं मैं। वो इसलिए होगा कि हमारी धरती इन 13 जिलों की धरती के नीचे खनिजों का अजायब घर है। वो इसलिए होगा, आदरणीय दुर्जन सिंह जी बिजली की बात कर रहे थे, बिजली बनाने के लिए जिन संसाधनों की जरूरत पड़ती है, चाहे कोयला हो, चाहे सौर ऊर्जा हो, चाहे पवन ऊर्जा हो, यदि वो सबसे ज्यादा कहीं है तो हमारी इस मरुभूमि में है। हम जिस विकास के पैमाने की बात करते हैं, आज पूरे हिंदुस्तान का 27% तेल हमारे मरु प्रदेश में आने वाला मानचित्र पे बाड़मेर जिला अकेला देता है। चाहे लिग्नाइट हो, चाहे जिप्सम हो, चाहे यूरेनियम हो, चाहे आप ये बताओ कि हमारे से शांति प्रिय कोई लोग है तो बता दो। बिल्कुल एकदम रात की देख लो, किसी को अगर डिस्टर्ब किया हो, या हमारी पूरी यात्रा एकदम डिसिप्लिन। पुलिस को भी हमने बार बार ये कहा कि आप हट जाइए, हमारी जिम्मेवारी है, ये प्रदेश हमारा है। और इस प्रदेश में बाहर से लोग आए, उनको भी हमने इतनी इज्जत दी है। इतने अंग्रेज आए, इतने और दूसरे आए, टूरिस्ट आए, किसी को एक बार खड़ा रहो। जब आप काम ही शांति कर लग रहे हैं, आप एक दिन अशांति कराना तो कह के कराएंगे, यूँ कौन कराएंगे। ये हमने आपको कल भी कहा था, जिस दिन करेंगे उस दिन कह के करेंगे।
और रात को भी हमने बताओ कोई डिस्टर्बेंस हुई हो तो बता दो। पूरी 650 किलोमीटर से क्या वजह बताइए, कोई वजह बताइए। कोई वजह नहीं, कोई वजह नहीं, ऊपर से आदेश है, ऊपर से आदेश। क्या करेंगे आप? क्या हम प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन करके और फिर यज्ञ करेंगे सद्बुद्धि का, इसके कि मुख्यमंत्री को यज्ञ बुद्धि, वैभव के पापा को सद्बुद्धि दे, इसके लिए कर रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पुलिस लगी हुई है, बैरिकेड लगे हुए हैं, इनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है प्रशासन के लोगों के द्वारा। और आगे जयपुर जो मुख्यमंत्री के पास ये लोग जाना चाहते थे, इनको यहाँ रोका गया है। और जिस तरीके से गहलोत सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, क्योंकि ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ 13 ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਚਾਲੂ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਮਰੂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਨਾ ਪਿਆ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰੇਡ ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਲੂ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋਗੇ, ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋਗੇ, ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਨੀਮੀ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਨੀਮੀ ਕੰਟਰੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਮਨ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਡ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹਜੇ ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਵੇਖੋ ਛੋਟੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਯੂਪੀ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੰਡਸ, ਪਾਰਟੀ ਫੰਡਸ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦੋਲਨ